हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्पेस बोर्न रिमोट सेंसिंग के बारे में। स्पेस बोर्न रिमोट सेंसिंग क्या होता है, उसके पहले हम एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि एयरबोर्न रिमोट सेंसिंग क्या होता है। जब हम बात करें स्पेस बोर्न या एयरबोर्न, मतलब कि एयरबोर्न रिमोट सेंसिंग मतलब कि हम एयर में रिमोट सेंसिंग करने वाले हैं। और अब एयर में हम रिमोट सेंसिंग किसकी हेल्प से करते हैं? जनरली हम करते हैं एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट की हेल्प से। तो हम इस एयरक्राफ्ट में कुछ कुछ जो हमें डिस्टॉर्शंस देखने को मिलता है या कौन-कौन से एरर्स आते हैं, हम एक बार वो समझ लेते हैं। तो जब एयरक्राफ्ट आपका मूव कर रहा है, तो जनरली जो स्पीड रहती है एयरक्राफ्ट की, वो वेरी करती है 140 किलोमीटर से लेकर के 600 किलोमीटर्स तक, ठीक है? तो ये डिपेंड करेगा कि ये स्पीड जो डिपेंड करेगी कि आपको किस तरीके का डेटा चाहिए या आपको कितना एरिया कवर करना है, उसके हिसाब से आपको आपकी एयरक्राफ्ट की स्पीड मेंटेन करनी रहेगी। उसके अलावा अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें, तो एल्टीट्यूड का ओरिएंटेशन, एल्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी क्या किस एप्लीकेशन में आपको यूज़ करना है, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, आपका एल्टीट्यूड डिसाइड करेंगे। एल्टीट्यूड मतलब कि अर्थ से लेकर के आपके एयरक्राफ्ट के बीच में कितनी हाइट है, आपने कितना डिफरेंस रखा है। अब जब आपका जो प्लेन है, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब वो मूव करेगा, तो हो सकता है वो जब उसको कोई पायलट उड़ा रहा है, तो वो क्या होगा, कुछ-कुछ उसमें कुछ रोटेशंस रहेंगे, कुछ उसमें कुछ रिलेटिव डिफरेंस आएगा पाथ का। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक जैसा कंटीन्यूअसली मूव करेगा। हो सकता है वो क्या हो, कुछ टिल्ट हो जाए, या फिर हो सकता है वो कभी-कभी उसको कुछ नीचे डायरेक्शन में जाना पड़े या ऊपर डायरेक्शन में जाना पड़े। तो इसके लिए हमको क्या लगाने पड़ते हैं, कुछ करेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं। तो कौन-कौन से एरर्स हो सकते हैं जनरली? तो हम जनरली 3 एरर्स देखेंगे, 3 पॉसिबल एरर्स हैं। एक होगा पिच, एक होगा यॉ, ठीक है? एक होगा पिच, एक होगा यॉ और एक होगा रोल एंगल। तो अगर आपका एरोप्लेन सीधे डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वो सीधे डायरेक्शन में जाते-जाते थोड़ा-सा इंक्लाइंड होता है, उसके जो फ्लाइट हैं, जो उसके विंग्स हैं, वो हल्के से अगर इंक्लाइंड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोल एंगल बोलते हैं। तो अगर आपका रोल एंगल चेंज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो इमेज मिलने वाली थी, वो इमेज अब डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल ना मिल के कुछ इंक्लाइंड मिलेगी। मतलब आपका जो इमेज का जो स्केल रहेगा, वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कभी-कभी क्या होगा, आपका अगर प्लेन इस तरीके से मूव कर रहा है, हो सकता है वो कभी इस तरीके से इंक्लाइंड हो, या फिर हो सकता है कभी इस तरीके से इंक्लाइंड हो। तो वो क्या कर रहा है, अपना पिच एंगल चेंज कर रहा है। मतलब कभी-कभी वो क्या करेगा, अपना रोल एंगल चेंज करेगा ऐसे मूव करके, कभी वो अपना पिच एंगल चेंज करेगा इस तरीके से मूव करके। और कभी-कभी वो क्या करेगा, वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा। जैसे अभी एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है? तो वो इस तरीके से क्या बना रहा था, पिच एंगल। अभी वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और वो इस तरीके से यू मूव कर रहा है, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे यो एंगल। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 3 तरीकों के एरर्स हमें देखने को मिलेंगे जब भी हम क्या करेंगे, एरियल सर्वे करेंगे। तो इन एरियल सर्वे में अब हमको क्या करना है, इसके करेक्शंस भी लगाने रहेंगे। ये जो ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन मैंने बताया था या रेडियोमेट्रिक करेक्शन बताया था, वो क्या है, इसी का पार्ट है। और फिर उसके बाद जब हमको इसमें डेटा मिल जाएगा, उस डेटा को हम क्या करेंगे, इस डेटा को या तो हम हार्ड कॉपी में रखेंगे या फिर हो सकता है हम किसी नेगेटिव फिल्म में इसको रखें। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा हमारा काम, इस डेटा को हम डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे, किसी मेमोरी टेप में या किसी रिकॉर्डर में या किसी सीडी में इन सब डेटा को क्या करेंगे, सेव कर लेंगे और एयरक्राफ्ट को कहाँ भेज देंगे, वापस से उसके पुराने प्लेस पर भेज देंगे और वापस से वो सर्वे करेगा। मतलब हो सकता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो। तो ये अभी तक हमने देख लिया किसके बारे में, एयरबोर्न रिमोट सेंसिंग की। अब हम आगे बात करने वाले हैं स्पेस बोर्न रिमोट सेंसिंग की। जब हमने एयरबोर्न रिमोट सेंसिंग की थी, तो उसमें हमने सिर्फ 3 टाइप के एरर देखे थे, जो जिसके कारण हमको इमेज जो है उसमें कुछ डिस्टॉर्शन देखने को मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि एयरबोर्न रिमोट सेंसिंग में कौन-कौन से डिस्टॉर्शन देखने को मिलेंगे। तो जब हम मैं स्पेस बोर्न रिमोट सेंसिंग की बात करती हूँ, तो मतलब कि जो सेंसर्स लगे होंगे वो कहाँ लगे होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो सैटेलाइट्स पर लगे होंगे, ठीक है? तो मतलब जो सेंसर्स होंगे वो सैटेलाइट्स पर लगे होंगे। अब अगर सेंसर सैटेलाइट पर लगे हैं, तो इससे क्या एडिशनल हमको बेनिफिट मिलेगा? इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि हम बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जब हम एयरक्राफ्ट का यूज़ कर रहे थे, तो हम कुछ पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे थे। बट जब हम सैटेलाइट की बात करते हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, बहुत बड़े एरिया को कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो अब अगर मैं सैटेलाइट की बात करती हूँ, तो वो जो सैटेलाइट होती है, वो क्या करती है, किसी ना किसी ऑर्बिट में मूव करती है, ठीक है? ऑर्बिट मतलब कि वो क्या करेगी, जो आपका अर्थ है, उस अर्थ के कंटिन्यूअसली चक्कर लगाएगी। वो जो चक्कर लगा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है? तो वो क्या करेगी, पर्टिकुलर किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने
क्या-क्या ऑर्बिट के, कोई भी ऑर्बिट है उसके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब जब वो आपकी सैटेलाइट किसी अर्थ के अराउंड मूव कर रही है, तो उसमें क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब कि कितनी डिस्टेंस है आपकी सैटेलाइट से और आपकी अर्थ से, मतलब आपकी सैटेलाइट और आपके अर्थ के बीच में कितना डिफरेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड बोलेंगे। टिपिकली ये जो डिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है आपकी सैटेलाइट पर कि आपकी सैटेलाइट की ऑर्बिट कैसी है। अगर आपकी सैटेलाइट की पोलर ऑर्बिट है, तो ये जो एल्टीट्यूड रहेगा वो जनरली 600 टू 800 किलोमीटर्स होता है। वहीं पर अगर आपकी जो सैटेलाइट है वो कैसी है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है या जियो स्टेशनरी आपका ऑर्बिट है, तो वहां पे जो डिस्टेंस रहता है वो कितना रहता है? 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगा। मतलब पोलर ऑर्बिट है तो 600 से 800 किलोमीटर। वहीं पे अगर आपका क्या है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है तो कितना रहेगा? 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगा। किसकी बात हो रही है? अर्थ और जो आपका सैटेलाइट है उसके बीच की डिस्टेंस की। और ये डिस्टेंस किस किस पे वेरी कर सकता है? ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से डिस्टेंस क्या हो सकता है? वेरी कर सकता है। तो पहला हमने एल्टीट्यूड देखा, दूसरा क्या है? इंक्लिनेशन एंगल। इंक्लिनेशन एंगल कौन सा एंगल होगा? वो एंगल जो कि इक्वेटर से, अर्थ के इक्वेटर से आपका जो ऑर्बिट है वो बनाएगा। ऑर्बिट आपके जो सैटेलाइट है वो कंटिन्यूअसली किसी ऑर्बिट में घूमेगी, तो वो और जिस ऑर्बिट में घूम रही है वो इक्वेटर से कितना एंगल बना रही है, ठीक है। और यही, और ये जो इंक्लिनेशन एंगल है वही डिसाइड करेगा कि आपको कितना एरिया विजिबल रहेगा। जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप मान लीजिए आपका जो इंक्लिनेशन एंगल है वो है 60 डिग्री। अगर आपकी जो सैटेलाइट है वो 60 डिग्री पे घूम रही है, ठीक है, इसका मतलब है कि उसका 60 डिग्री का साउथ का भी लैटिट्यूड है और 60 डिग्री का नॉर्थ का भी लैटिट्यूड है। अब अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसको 60 डिग्री में घुमा रही हूँ, तो ये क्या करेगा? ये जो 60 डिग्री के अबव जो पार्ट्स है उन सबको क्या करेगा? ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा या उन चीजों को मेजर नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? पीरियड। पीरियड मतलब कि टाइम, ठीक है। टाइम हम किस में बात करेंगे? टाइम की मिनट्स में बात कर सकते हैं, आवर्स में भी बात कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा किसी भी एक पर्टिकुलर किसको, सैटेलाइट को एक कंप्लीट ऑर्बिट को कंप्लीट करने में, उसको हम बोलेंगे उसका पीरियड। तो कितना पीरियड होगा किसी भी एक जो आपकी सैटेलाइट है उसका एक ऑर्बिट कितने दिनों में खत्म करती है? वो डिपेंड किस पे करेगा? वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है कि वो किस टाइप की सैटेलाइट है, वो किस चीज के लिए यूज हो रही है, उसका क्या एप्लीकेशन है। जैसे कि अगर पोलर सैटेलाइट की बात करें तो जनरली उसका जो पीरियड टाइम होता है वो होता है 800 किलोमीटर्स एल्टीट्यूड, और उसका टाइम होगा जो 800 एल्टीट्यूड्स का वो कितना होगा? 90 मिनट्स। मतलब वो 90 मिनट में एक कंप्लीट वो चक्कर लगा लेगी, मतलब वो 90 मिनट में एक बार घूम लेगी, फिर 90 मिनट में ऐसे करके वो घूमती जाएगी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो ग्राउंड स्पीड है तो वो कितनी रहेगी इसकी? वो जनरली रहती है 28,000 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। मतलब 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो घूमेगी। अब हम आगे देख लेते हैं कि इसके अलावा एयरक्राफ्ट में, अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट की स्पीड है वो कितनी है? 400 किलोमीटर पर आवर्स। और वहीं पे अगर सैटेलाइट की बात करें तो कितनी है? 28,000 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि आप सोचिए कि सैटेलाइट की हेल्प से हम कितना फास्ट, हम क्या कर सकते हैं? रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं। तो अगर हमको फास्ट, जल्दी से जल्दी रिमोट सेंसिंग करनी है और बहुत बड़ा एरिया कवर करना है, तो हम क्या करेंगे? रिमोट सेंसिंग का यूज करेंगे। मतलब जो स्पेस में रिमोट सेंसिंग है उसका यूज करेंगे। और वहीं पे अगर हमको ज्यादा रिजोल्यूशन चाहिए लेकिन कम एरिया है, तो हम क्या करेंगे? आपकी एयरक्राफ्ट का यूज करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिपीट साइकिल। रिपीट साइकिल मीन्स कि कितना टाइम में वो सक्सेसिव एक कंप्लीट ऑर्बिट कर लेती है, ठीक है, उसको हम रिविजिट टाइम भी बोल सकते हैं। अभी हमने पीरियड किया था, मतलब वो एक साइकिल कितनी देर में खत्म करी। रिविजिट टाइम मतलब कितने दिन लगेंगे उसको बार बार एक ही प्लेस पे आने के लिए। तो रिपीट साइकिल मतलब कि वो, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन है, तो वो कितना टाइम लगा रही है उस पर्टिकुलर पोजीशन में आने में, फिर कितना टाइम लगा रही है, तो वो हो जाएगा उसका रिविजिट टाइम या फिर रिपीट साइकिल, ठीक है। तो वो सेम एरिया को कितनी देर में कवर करी उसको हमने बोल दिया क्या? रिपीट साइकिल।
अब अगर हम बात करें नेक्स्ट कि कितने ये जो सेट ऑर्बिट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो हम अगर ऑर्बिट्स की बात करें तो एक होता है ऑर्बिट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, अब हम वो देखेंगे। तो अगर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की मैं बात करूं तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है कि सन से सिंक होगा, मतलब सन जिस स्पीड में घूमता है उस स्पीड में क्या घूमेगी, ये सैटेलाइट घूमेगी। मतलब कि जैसे सन है, आपने सन को देखा होगा, सन कैसे घूमता है, मॉर्निंग में यहाँ पे रहता है, फिर ऐसे घूमता है, फिर 12 o'clock पे अपने सर के ऊपर रहता है, फिर ऐसे घूम के क्या हो जाता है, वो रात हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है। तो जैसे वो सन घूम रहा है वैसे क्या होगा, सैटेलाइट भी घूमेगी। मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे इक्वेटर को क्रॉस करेगी। तो जनरली जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स रहती हैं वो उसका जो टाइम रहता है इक्वेटर को क्रॉस करने का, वो जनरली 10:30 आवर रहता है। ठीक है, 10:30 AM रहेगा। तो इस टाइम पे क्या करती है, वो कंटिन्यूअसली उसको वापस से, मतलब सेम टाइम पे सेम जगह पे आएगी, वो सेम टाइम पे सेम जगह पे आएगी जैसे हमारा सन करता है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होता ना कि सन कभी जल्दी उग रहा है, कभी देर से डूब रहा है। सन का टाइम, मतलब टाइम तो चेंज होता है बट उसकी जो घूमने की स्पीड है, ठीक है, हम उस स्पीड की बात कर रहे हैं, सन की स्पीड, और साथ में वैसे ही हमारी क्या घूमेगी, सैटेलाइट भी वैसे ही घूमेगी। तो कभी कभी क्या रहता है, जैसे सन लो एंगल बनाता है वैसे ही वो हमारी जो ऑर्बिट रहेगी, वो जो हमारा सैटेलाइट रहेगी, वो भी क्या बनाएगी, और लो एंगल बनाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स की। ठीक है, अभी हमने किसकी बात की थी, सन सिंक्रोनस की थी। अब हम आगे देखेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेटर के अबव लगाते हैं, मतलब ये इक्वेटर के ऊपर लगी रहेगी। इट मीन्स इसका इंक्लिनेशन एंगल हमेशा कितना रहेगा, इसका इंक्लिनेशन हमेशा 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, और ये जो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर रहती है, इनका एल्टीट्यूड कितना रहता है, इनका एल्टीट्यूड रहता है 36,000 किलोमीटर। तो इतना इनका एल्टीट्यूड रहेगा और ये हमेशा 0 डिग्री पे रहेंगी। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का इसका यूज हम करेंगे मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट के है उसमें, या फिर टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट में इसका यूज किया जाएगा। तो ये हमने बात की सैटेलाइट के बारे में। अभी हमको जितनी भी सैटेलाइट जो हमें देखने को मिलती है, जैसे जिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है या जो वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट है, तो वो किसका यूज करती है, वो यूज करती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का। ठीक, और सन सिंक्रोनस कौन सी होती है, जिसमें हमें कुछ दूसरे टाइप का डेटा चाहिए होता है, उसमें हम क्या करेंगे, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स का यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इमेज डेटा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। थैंक यू।